अच्छा जी क्लास अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स बहुत ही खैरियत से होंगे और जो है सबका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा है और सारे पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस से जो कोविड-19 है इससे अपने आप को और अपने घर वालों को महफूज रख सके। वो कहते हैं ना स्टे होम स्टे सेफ। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें क्योंकि अब अमूमी तौर पे देखा जा रहा है इन जनरल के जो बिहेवियर और एटीट्यूड जो चेंज हो रहे हैं टुवर्ड्स दिस डिजीज। तो कोशिश यही है कि दोबारा से इसको अगर हम देख लें कि नहीं ये फैक्चुअल है और हम सब ने जो है इस बीमारी से जो है महफूज रहना कोशिश करनी है जितने भी है, वरना सबसे महफूज रखने वाली ज़ात तो अल्लाह सुब्हाना ताला की है। लेकिन एहतियात लाजमी है। इस्लाम में भी एहतियात के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज किया हुआ है, तो एहतियात हमने करनी है। अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम भी हमारा हो गया है और स्टूडेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं और अटेंड हो गए हैं। लास्ट टाइम जो है वो हमने अप्रेजल पढ़े थे और अप्रेजल में हमने स्टेजेस देखी थी, परफॉर्मेंस अप्रेजल की स्टेज 1 2 3, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, जिसमें मैंने कहा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज द क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट, कि ताकि हम असेसमेंट में उससे वो क्वेश्चन ना पूछें जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। तो दैट्स व्हाई आपको जो है क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट करना चाहिए। अप्रेजल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है सेकंड स्टेप के अंदर, ठीक है, और ऑलरेडी एक होमवर्क उस एम्प्लॉय से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो उसका इमीडिएट बॉस है उससे पूछ के वो भी इन्वॉल्व होता है, और मैनेजर जो है जिसने अप्रेजल करना है, ये इमीडिएट बॉस नहीं अप्रेजल करना है, तो ये इमीडिएट बॉस एंड मैनेजर दोनों का पैनल होता है मोस्ट प्रॉब्ली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों बैठे हुए होते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ओवर द 6 मंथ्स या 1 ईयर इसकी क्या कुछ परफॉर्मेंस रही, जो कि उसकी फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर कुछ उसने फाउल किया है या उसने डिसिप्लिनरी कोई खिलाफ वर्जी की है तो वो सारी रिपोर्ट्स उसकी ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर मौजूद होते हैं, या कुछ उसने अच्छी कारकर्दगी की है। और आपको मैं बताया था कि ये अक्सर जो अप्रेजी है जो एम्प्लॉय है वो खुद से भी प्रिपेयर करता है कि उसके पास क्या पॉइंट्स हैं और वो क्या कंसिडर करते हैं और अपने आप को वो कहाँ पे फॉल करता है। इंटरव्यू कैरिड आउट होता है, ठीक है, जॉब होल्डर एंड द मैनेजर के दरमियान, ठीक है, बिटवीन, जिसने अप्रेजल करनी है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल और जो अप्रेजी है उसके दरमियान। क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, क्या क्राइटेरिया कैसे किस बेसिस पे उसको असेस किया जाएगा, ठीक है, ये हम उसके अंदर देखते हैं अप्रेजल के अंदर। ये स्टेजेस हम सारी जो है वो ऑल दो सारी कर चुके हैं, ठीक है, मैं जस्ट रिवीजन आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद है सॉरी सॉरी एग्रीमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप श्योर लिखते हैं सारे पॉइंट्स और आप सिग्नेचर ले लेते हैं और पॉइंट्स पढ़ के बताते हैं, समझाते हैं या उसको दे देते हैं कि हाँ भाई ये आज की मीटिंग के अंदर हमारा ये सारा कुछ कंक्लूड हुआ है, ठीक है। स्टेज 5 के अंदर इसके रैशनल को देखने के लिए, फेयरनेस को देखने के लिए जो है उस रिपोर्ट को चेक किया जाता है और उसकी असेसमेंट की जाती है। जो अगर सुपरवाइजर ने अप्रेजल किया तो मैनेजर उसको क्रॉस चेक भी करेगा। फॉलोअप के अंदर जो चीज हमने क्या एग्रीड हुई थी, ट्रेन करना है, अगर इक्विपमेंट सही नहीं इक्विपमेंट सही करना है, रीट्रेनिंग करनी है, वॉट एवर इज द थिंग, उसके अंदर फॉलोअप के अंदर आती है, ठीक है। अप्रेजल इंटरव्यू हमने देखा था, ठीक है, अब कंडक्ट कर रहे हैं अप्रेजल इंटरव्यू, ठीक है, और वो जो मैंने बताया कि कहाँ पे है, स्टेज 3 के अंदर अप्रेजल इंटरव्यू इज कैरिड आउट। उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उसके क्या एटिकेट्स हैं, वो इसके अंदर हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अप्रेजल इंटरव्यू के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं, ये इंक्लूड होनी चाहिए। ये तो इंक्लूड होनी चाहिए जो पेपर के अंदर है, मौजूद है। और जब आपने कंडक्ट करना है तो फिर ये वाइल डूइंग इट, कंडक्ट करते हुए क्या कुछ है, एम्प्लॉय को ईज में रखना है, पर्पस बताना है, टॉन्टिंग वे में नहीं करना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरव्यू जो है वो आपने एक दिन के अंदर नहीं करने, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना, बार बार इंटरप्ट नहीं करना, ठीक है, उसको सुनना है और एक बेटर कम्युनिकेशन आपने करनी है। अगर नोट्स लेने हैं, और मैंने ब्रैकेट में रिकॉर्डेड लिखा हुआ है, ऑल्दो आपके बुक के अंदर नहीं थे ये, क्योंकि अप्रेजल में अक्सर होता है और जब हम इंटरव्यूज भी ले रहे होते हैं
तो उसमें तो रिकॉर्डिंग है तो आपने प्रायर इंफॉर्मेशन लेनी है, प्रायर परमिशन लेनी है, ठीक है, कंसेंट लाजमी है, तो वो आप उसके उस लिहाज से जो है वो कंसेंट लेते हैं, ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड करें या नोट्स ले रहे हैं। मस्ट डूज, ठीक है, क्या करने हैं, छोटे क्वेश्चन करने हैं, यस नो आंसर्स के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए तो क्वेश्चन को सही एक्सप्लेन करना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल होनी चाहिए, आप उसको साथ साथ समराइज कर लें, अगर आपने उसकी जॉब से रिलेटेड उसका जो काम कर रहा है, जो मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई बात कर ली है तो आप उसको समराइज कर लें कि ये चीज़ें हमने की। फिर अब आप उसकी रेगुलर आने के उसके डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर उसको आखिर में समराइज कर लें। फिर उसके बिहेवियर और टीम वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको समराइज कर लें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रेजल जिसने करनी है, मैनेजर या सुपरवाइजर, बहुत ज़्यादा ना बोले बल्कि उसको भी सुने, ठीक है। सेंसिटिव और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है केयरफुली करें, और मैंने जैसे बताया था कि स्टार्ट करें उसकी अच्छी चीजों से और उसके बाद फिर जो है वो आप मूव टूवर्ड्स द अदर थिंग जो अगर हैं कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस ठीक रही, लेकिन हाउएवर दीज आर द पॉइंट्स जो हम समझ रहे हैं कि जिसमें यू नीड इम्प्रूवमेंट और यू नीड एनीथिंग फ्रॉम अस, एनी हेल्प फ्रॉम अस, तो वो हम करेंगे लाइक दिस इन ए शॉर्ट मैनर, ठीक है। उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स हैं, कोई उसने अगर अपनी जॉब चेंज करनी है, रोटेशन करना चाह रहा है, वो है, कोई रिसोर्सेज उसको चाहिए, इक्विपमेंट उसको चाहिए, उसके बाद से जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग चाहिए, ये सारी चीजें आपने एक्शन प्लान बताया था, और राइटअप की सूरत के अंदर आप उस रिजल्ट को लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने फॉलो अप प्रोसीजर रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अप्रेजल हो जाना और उसके बाद जो है फॉलो अप ना रखना, ये जो है इसका फेलियर है, आपने अपनी टाइम और उस एक्टिविटी को जो है बस एज ए वेस्ट ही किया, ठीक है। 6 बैरियर्स, कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जजमेंट देनी चाहिए एक प्रॉपर एंड फेयर, और वन साइडेड प्रोसेस नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन होनी चाहिए। जब आप कन्फ्रंटेशन में चले जाएंगे तो आउटकम नहीं आएगी, तो इसलिए ऐसे प्रॉपर चेक करें। ब्यूरोक्रेसी प्योरली अ फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज, नो पर्पस और वर्थ, समझते हैं ऐसा होता है कि ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो हर साल होनी है, इसका फायदा कुछ नहीं होना, इससे ना एम्प्लॉयज को जो है कोई फायदा होना है ना नुकसान होना है। समटाइम ऐसा होता है कि वो कहते हैं नुकसान भी नहीं है। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कल्चर ऐसा होता है तो कहते हैं जब पेनलाइज करना है तो बस उसके लिए अप्रेजल होती है, फायदे के लिए नहीं होती है। एनुअल इवेंट है जैसे कैरिड आउट होता है एनुअली, और अनफिनिश बिजनेस है, नो फॉलो अप है, जैसे कि हम ऑलरेडी इन सारी स्टेजेस में जो पीछे हैं हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यही जो बैरियर्स हैं इसके अंदर, वहाँ पे ऑथर कहते हैं भी हमने लास्ट टाइम कर लिया था, ठीक है। कैरियर डेवलपमेंट और अप्रेजल का क्या इंट्रैक्शन है, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट्स रियली। और फिर जो कल लास्ट टाइम हमने टच किया था वो हमने एथिकल इश्यूज जो हैं वो टच किए थे, ठीक है। और एथिकल के अंदर हमने दो एक जो स्मॉल एथिकल डायलामाज हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं अराइज होती हैं जहाँ पे आप उस डायलामे के अंदर डिफिकल्ट सिनेरियो और सिचुएशन है जिसमें आप आ जाते हैं और आप उनको, उसमें आपका क्या रोल होगा, क्या डिसीजन होगा, ये ऐसी चीजें जो है वो आपके जो है एथिकल डायलामाज आते हैं। दो डायलामाज हमने देखे थे, ठीक है, जो आ सकते हैं। वन ऑफ दो सिनेरियो जिसमें एक डायलामाज है कि एक था टॉक्सिक वेस्ट का, इफ यू रिमेंबर आपके बुक के अंदर ही 443 पेज के ऊपर है कि टॉक्सिक वेस्ट के अंदर जब है और कंपनी को ये इश्यू है कि जो टॉक्सिक वेस्ट है वो अगर पॉपुलेशन में जाएगा तो एथिकल ये प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के ऐसे अंदर ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि पॉपुलेशन के अंदर हैं और उनके वेस्ट से लोकल पॉपुलेशन को स्किन प्रॉब्लम है, उनको जो है वो स्नीजिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, एलर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल जो है वो क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटीज का इतना कंट्रोल नहीं है, करप्शन एंड ब्राइबरी के इश्यूज हैं, तो जिसकी वजह से वो फैक्ट्रीज, हम मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट्स देखते हैं, लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, लोगों को, लोगों के बच्चों को प्रॉब्लम्स भी हैं उस फैक्ट्री के वेस्ट से, बट स्टिल जो है वो उस फैक्ट्री को उस पॉपुलेशन से हटाया नहीं जा रहा। तो दैट्स अ अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, कि जो सोसाइटी को, ओवरऑल लोकेलिटी को डैमेज कर रहा है, उस लिहाज से ये उनकी अनएथिकल प्रैक्टिस है, ठीक है, ये एथिकल प्रैक्टिस उनकी नहीं है। तो ये इश्यूज हैं।
अब इस सिनेरियो के अंदर जो हमने पढ़ा था उसमें उसको टॉक्सिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, जो कि एक्सपेंसिव मेथड है, और ऑर्गेनाइजेशन का डायलेमा ये है कि वो इस एक्सपेंस को करें, क्योंकि साथ साथ उनको ये प्रेशर भी है उनके जो की शेयर होल्डर्स हैं कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, चाहे जैसे भी करके दे। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करती है, आइदर एथिकल बिजनेस करती है या अनएथिकल बिजनेस के थ्रू, वे के थ्रू चलती है। तो यहाँ पे क्लास अक्सर जो मैं बताता हूँ जिसमें वॉच डॉग्स का मैं वर्ड यूज करता हूँ, जैसे फेमरा इज अ वॉच डॉग, पीटी इज अ वॉच डॉग, ठीक है। अगर फूड से रिलेटेड पाकिस्तान में देखें तो पंजाब फूड अथॉरिटी है या पाकिस्तान फूड अथॉरिटी है, और हर सूबे के अंदर जो फूड अथॉरिटी है, ये सारे फूड से रिलेटेड उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। फिर एनवायरमेंट वाले भी पाकिस्तान के अंदर हैं, वॉच डॉग वाले हैं, तो ये भी वॉच डॉग है। हेल्थ एंड सेफ्टी वाले हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, जो कि हेल्थ कंप्लायंस करते हैं, जो कि फिर इसी तरह ड्रैप हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये ड्रग्स को देखते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। इसी तरह बहुत ज्यादा हैं जो कि स्टैंडर्ड चेक करते हैं। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स को देखें तो एनपीएसएल है, नेशनल फिजिकल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि कंप्लायंस करते हैं हर अपने रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर, कि जो भी बिजनेसेस उनके अंडर फॉल करते हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना करें। लाइक फूड से रिलेटेड है तो इन्होंने, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत अर्सा पहले व्हाट्सएप इमेज आए और मिले और अवेयरनेस के लिए अवाम को बताया, और अब जो है वो हर एक ने अपने उसके ऊपर चेंज कर दिया। जैसे ब्लू बैंड मार्जरीन का बता दिया कि ये मार्जरीन है, ये बटर नहीं है, ठीक है। ऑलपर्स के ऊपर आ गया मेड फ्रॉम प्योर मिल्क, ये प्योर मिल्क नहीं है लेकिन उससे बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूह अफ़ज़ा जब अमेरिका में गई तो वहां पे चेक किया गया, तो रूह अफ़ज़ा के ऊपर जो उसकी अमेरिका के अंदर जो उसके फ्रूट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा इस फ्रूट वाली पिक्चर को हटा दें क्योंकि ये प्योर फ्रूट एक्सट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं जब एथिकली आप बिजनेस करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी कंसर्न, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया, जो पिंडी में रहते हैं उनको पता है कि जैसे चांदनी चौक पे मामू बर्गर है, तो अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज है और ब्रांड नेम का इश्यू है, तो उसके नाम से कितने मामू बर्गर ओपन हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये तहजीब और राहत का इशू पिंडी इस्लामाबाद में बहुत है, कि तहजीब राहत का ब्रांड नेम यूज करती रही जो कि अनएथिकल है, और फिर कोर्ट का डिसीजन हुआ और तहजीब जो है वो केस हार गई और उस तहजीब वाले को अपने नाम चेंज करना पड़ा और तहजीब से तहजीब नाम उन्होंने रख दिया। तो ये इश्यूज आते हैं, अनएथिकल इश्यूज विद इन द
ये स्टूडेंट वेट कीजिएगा जरा, सर डिस्कनेक्ट हो गए जरा। अच्छे क्लास, रियली सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। 11:32 काशिफ लतीफ डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं अभी दोबारा से कनेक्ट हुआ हूँ और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, वी वर देयर इन एथिकल, जस्ट क्विकली टेल मी कि एथिकल इशू में हम कहाँ पे थे। अच्छा, अगर एथिकल इश्यूज के अंदर ठीक है, आपका रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा। चले एथिकल इशू से जो है शुरू से अगर मैं देखूं, एथिकल इशू के अंदर जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, और जो हम एक सिनेरियो देख रहे थे आपके बुक के अंदर से लास्ट टाइम हमने देखा था, जो अच्छा फेवरेटिज्म पे थे, ठीक हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय फेवरेटिज्म है वेस्टेज के वाले से, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच क्लास। क्योंकि सम टाइम यहाँ पे डिस्कनेक्ट होता है और आपको थोड़ा सा लेट पता लगता है कि इट्स डिस्कनेक्टेड ड्यू टू नेट इश्यूज और सॉफ्टवेयर इश्यूज, एनी इशू। चले जल्दी रिकनेक्ट हो गए, इट्स थैंकफुल। अच्छा, तो उसके बारे में मैं जब उसकी बात कर रहा था कि फैक्ट्री वेस्टेज के अंदर, तो वेस्टेज में ये है कि अब ये डायलामा के अंदर आगे कि फैक्ट्री वाले जो हैं, जो आपके बुक के अंदर ही लिखा हुआ है कि वो एक्सपेंसिव मेथड यूज करें जिसके अंदर से लो वेस्ट होगा और जो कि एनवायरनमेंट को सेव करेगा, या फिर वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रेशर में आके जो है वो एक्सपेंसिव मेथड को नहीं यूज करते। ठीक है, तो ये सच उस लिहाज से डायलमाज हैं जो कि होते हैं। लेकिन अगेन वो होता है जहाँ पे अथॉरिटीज हैं, वॉच डॉग्स हैं और देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लायंस करें, जैसे कि मैंने काफी नाम लिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टैंडर्ड्स को देखता है, एनपीएसएल फिजिकल्स को देखता है, हेल्थ वाले जो हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी, मेडिकल स्टोर, मेडिसिन से ड्रैप की हेल्प के साथ मिलकर देखते हैं, मेडिकल स्टोर वालों के लाइसेंस, हेल्थ से रिलेटेड इशू, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज, ये सारी चीजें उस लिहाज से उनको देखते हैं। ठीक है, इसी तरह पंजाब फूड अथॉरिटी की मैंने बात की कि वो भी इसी लिहाज से फूड की जितने भी चीजें उनसे रिलेटेड कंप्लायंस जो है वो करती हैं। तो एक तो खैर हमने ये देखा था, ठीक है, और दूसरा जो सिनेरियो हमने एथिकल देखा था उसके अंदर रिलेटेड था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन लाइक इफ आई वुड से लाइक इन बरतानिया के अंदर है तो वो कोशिश ये कर रहे हैं जो गोरे हैं वो रहे और जो वहाँ के नेशनल हैं वो लोकल वहाँ पे वो रहे, उनको जॉब्स मिले और बाकियों को, एशियंस को, ब्लैक्स को जो है वो निकाल दे। लेकिन मैनेजर ये कहता है कि जो एचआर वाली टीम है जिन्होंने रिडंडेंट करना है कि आप ऐसे निकालें कि ये चीज ना पता लगे कि सिर्फ जो है वो ब्लैक्स एंड एशियंस को निकाला गया। तो दैट्स अगेन एन एथिकल डायलेमा। अगर वो ऐसा करते हैं कि ब्लैक्स और एशियन को निकालते हैं तो वो एक अनएथिकल है। फिर मैंने नेस्ले की जैसे बताया कि उसकी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस ये थी कि उसने अपने आप को पोजीशन किया था और ये इमेज दिया था कि हमारा जो मिल्क है बेटर देन द मदर मिल्क। ठीक है, फिर नाइकी की मैंने बात की कि नाइकी शूज जो है वो बनवाते थे इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया के अंदर नाइकी के ऊपर जो इल्जाम लगा और उसको बहुत ज्यादा फाइन पे करना लगा और उसका बैड इमेज और उसकी सेल्स भी काफी डाउन हुई कि चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं इंडोनेशिया के अंदर। और दूसरी जो चीज थी कि जो जूता बर्तानिया के अंदर 250 पाउंड के अंदर 300 पाउंड में सेल हो रहा है, उस एक पेयर ऑफ शूज के लिए जो लेबर वहां पे वो पे कर रहे हैं वो 50 पेंस है। ये हाफ ऑफ द 1 पाउंड, 1 पाउंड का आधा है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द एथिकल इश्यूज कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस उसकी हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूं, जब मैं जॉब करता था ऑयल कंपनी के अंदर तो मैं बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर करता था, काफी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने काम किया। ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट, इसके ऊपर भी हमने काम किया। इस्लामाबाद के अंदर शुरू में इनिशियली स्टार्ट किया था ये नंबर प्लेट्स जो हैं, जो लेटेस्ट अभी करंटली चल रही हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर। वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का था। इसी तरह टेंडर्स आते थे, हम बिड करते थे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कुछ लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स चाहिए थे। पूरा दिन
इस प्रोजेक्ट के ऊपर होली सोली मैंने काम किया। इट्स वाज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, नॉट वेरी बिग प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने 600 कंप्यूटर्स के डेल के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया, मशीन रीडेबल पासपोर्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो बड़े प्रोजेक्ट्स भी थे। सो दैट वाज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, जो कि 12 से 13 लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स चाहिए थे। और हमारी कंपनी, मेरे जो है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ने टास्क मुझे दी कि आप इससे रिलेटेड कोटेशंस लो और आगे हम बिड करेंगे, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे अपने वेंडर्स से कि हमें कंपैटिटिव प्राइस कोट करें। तो द पीपल हु आर लिविंग ओवर हियर इन पंडीन इस्लामाबाद, दे नो के यहाँ पे सीएसएमए कंप्यूटर सुपरमार्केट है ब्लू एरिया के अंदर, मुनीर ब्रदर्स हैं, अख्तर कंप्यूटर्स हैं। आई स्टिल रिमेंबर ये 2-3 और एक दो और बड़े जो हैं वेंडर्स, उनसे मैं पूरा दिन कोटेशंस लेता रहा। ये स्पेसिफिकेशन मैंने उनको ईमेल की, फैक्स की, और उनसे फैक्स और ईमेल के थ्रू जो है वो मुझे मल्टीपल कोटेशन मिली। लेकिन जो डेल की स्पेसिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो टेंडर की थी वो नहीं मिली, वो जो उससे रिलेटेड है नहीं है। शाम को ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे करीब मेरे जो मैनेजर ने मेरे से पूछा कि हाँ जी अदनान, कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुंचा, क्या कुछ है। मैं कहा सर सारी कोटेशन डेल की आ रही है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशन जो इसके अंदर मौजूद हैं, यू कैन से इस टेंडर के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टेंडर पब्लिसाइज किया है अखबार के अंदर, ये वाली स्पेसिफिकेशन के कंप्यूटर्स हमें नहीं मिल रहे। ऑल्दो हमारे पास डेडलाइन थी, हम स्टिल कोशिश करते। तो उसने मैं सोचा ये कौन सी कंपनी के कंप्यूटर मांग रहे हैं। मैंने कहा ये डेल के मांग रहे हैं सारे। अच्छा, कहता है वो मुझे याद आया, डेल में तो मेरा कजन, क्योंकि ही वाज बिजी इन अदर प्रोजेक्ट्स, तो शाम को जब उसने पूछा, आई वाज वर्किंग ऑन इट एंड इवनिंग में बस रिपोर्ट करना था। तो जब उसने ये पूछा डेल का, तो उसने कहा मेरा तो कजन काम कर रहा है वहां पे, ठहरो मैं उससे कॉल करता हूँ। मेरे सामने उन्होंने अपने कजन को कॉल की और एक कन्वर्सेशन के बाद जब क्लोज की, और उन्होंने बताया कि जी मैंने उससे पूछा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेल के जो है स्पेसिफिकेशन के कंप्यूटर ये दिए हैं, ये हमें कहीं से मिल नहीं रहे, हम भी बिड करना चाह रहे हैं और ये हम लेना चाह रहे हैं कि हम इनको प्रोवाइड करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो टेंडर आया है। तो मेरे बॉस कहता है कि उसने क्या क्या मारा और हंसा और कहता है ये हमने खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो टीम है आईटी की, उनके साथ बैठ के ये हमने टेंडर बनाया है और हमें पता है कि इस स्पेसिफिकेशन के कंप्यूटर्स पूरे पिंडी इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे डेल के अलावा। तो दैट इज रियली एन अनएथिकल प्रैक्टिस बीइंग डन बाय द डेल कंपनी। इफ दैट वुड बी इन यूएसए और यूरोप रियली, तो ये ऐसी प्रैक्टिस अव्वल तो हो ना सकती, अगर होती तो बड़ी छुप छुपा के करते और कभी ओपनली उनको ना बताते कि ये प्रैक्टिस की है। कि डेल वाले लोगों ने बैठ के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का टेंडर तैयार किया और उसमें वो उन्होंने स्पेसिफिकेशन रखी जो कि पूरी मार्केट में से, ओपन मार्केट में से कहीं से नहीं मिलेंगी। इसका फायदा डेल को क्या होगा कि डेल अपनी मर्जी की प्राइसेस कोट कर सकता है, टेंडर भी खुद बनाए अंडर टेबल गेम्स करके और अपनी मर्जी की प्राइसेस कोट करके डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हो रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई मेडिसिन फैक्ट्री है और उसकी अगर कोई मेडिसिन का प्रॉब्लम इश्यू आता है या कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप कभी भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि इतना बनता है उसके ऊपर कभी उस मल्टीनेशनल कंपनी का नाम नहीं सुनेंगे, ठीक है। हमेशा मीडिया के अंदर आता है एक गैर मुल्की दवा साज कंपनी। तो इट्स नॉट कि लोकल पाकिस्तानी कंपनीज ऐसे करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मैंने नाइकी की और नेस्ले की भी एग्जांपल आपको दी है कि वो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं। अच्छा खैर, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस लिहाज से अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ चीजें आपको बता दूं। जब हमारा अच्छा सॉरी क्लास, जैसे मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, हमारा प्रोजेक्ट कोई लूज दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, एकदम सीधी सीधे बात है। हमारी कंपनी की इतनी आईटी का बैकग्राउंड नहीं था, तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट के ऊपर जो है वो हम वर्क कर सके, हमने प्रोजेक्ट लूज किया। उसका बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि हमारे प्रोजेक्ट का डाटा जो है वो वहां से, क्यों ये सारी चीजें आगे आ रही हैं, डाटा जो है चोरी हुआ और हमने जो कोटेशन की थी, हमारे कोड्स जो हैं वो चोरी हुए हैं, कोटेशन का डाटा, और जिस वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर सके।
तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी जो है वो एथिकल इश्यूज के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करें, ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर जैसे DHL की एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर DHL के एम्प्लॉयज जो पार्सल्स हैं और जो बॉक्सेस हैं उनसे खेल रहे हैं, उनसे इवन फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको फेंक रहे हैं, उनसे फन कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। तो DHL के शेयर प्राइसेस एकदम से फॉल कर गए कि DHL जो है वो क्लाइंट्स के जो है वो उनको श्योरली सही कंसिडर नहीं करता, और क्लाइंट्स के जो अनइंश्योर्ड जो प्रोडक्ट है वो डैमेज होते हैं, और DHL जो है उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखा हुआ होता है कि जो इंश्योरेंस नहीं है, अनइंश्योर्ड है, उसके डैमेज के ऊपर हम जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आप ये इनकी प्रैक्टिसेस देख लें कि जो अनइंश्योर्ड है उनसे उन्हीं के एम्प्लॉयज जो हैं, जो वीडियो लीक हुई है, उन्हीं के एम्प्लॉयज जो हैं वो उन पैकेट से, उन बॉक्सेस से जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं और उनको प्रॉपर हैंडल नहीं कर रहे, फेंक रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठा के फेंक रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ अनएथिकल बिहेवियर है। जब ये चीजें टेक केयर नहीं होती है तो श्योरली उस DHL की जो है वो एकदम से शेयर प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हुए, ठीक है। फिर अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया की एक कंपनी है जो फूड डिलीवर करती है, जोमैटो, ठीक है। उसकी ये वीडियो वायरल हुई थी कि जोमैटो वाला जो है वो रुकता है और डिफरेंट बॉक्सेस को ओपन कर रहा है, ओपन करने के बाद वहां से खा रहा है खाना, डिफरेंट बॉक्सेस को चेक कर रहा है, फिर उन खाने को लेवल कर रहा है और फिर जोमैटो की जो सील है उससे दोबारा उसको पैक कर रहा है। तो ये सारा अनएथिकल है और श्योरली जोमैटो की जो है वो सेल्स काफी उस लिहाज से रिड्यूस हुई थी। अच्छा, तो ये अनएथिकल उस लिहाज से हैं बिहेवियर्स। आई बिलीव आप लोगों को काफी चीजें उस लिहाज से समझ आ गई होंगी कि व्हाट इज एथिकल एंड अनएथिकल, दीज आर द इश्यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसी से रिलेटेड अगर हम फर्दर इसको देख लें, ठीक है, एथिकल इश्यूज सारे उसी से रिलेटेड है। पर्सनल एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल एथिक्स में ऑनेस्टी है, आदमी ऑनेस्टली अपना जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉयल टू दैट कंपनी है, उस कंपनी का डाटा तो नहीं लेके जा रहा, ठीक है। इंटेग्रिटी है, रिस्पेक्ट है, इंटेग्रिटी मीन दयानतदारी, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स में ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस को है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये प्रोफेशनल एथिक्स है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमने बात की थी कि द वे वी डू थिंग्स हियर, सिंपल में जिस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। व्हाट इज अ नॉर्मल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, नॉट क्रॉसिंग द चैनल। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बॉसेस जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखा होता है कि आपने अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करना है और डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है। आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं और आपने किसको रिपोर्ट करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर होता है और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, एथिकल गाइडलाइन वे वही चीजें हैं जो ऑलरेडी इतनी मैंने एग्जांपल्स दी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे इंटेग्रिटी है, दयानतदारी है, ऑनेस्टली आप अपना काम कर रहे होते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, आप प्रॉपर काम करें, शुड नॉट अलाउ प्रेजुडिस, बायस और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू इफेक्ट बिहेवियर। आप फेवरेटिज्म ना करें, ठीक है, बायसनेस ना करें, किसी को आप ज्यादा नवाजें और किसी को जो है वो आप पेनलाइज करें। बेशक वो काम अच्छा कर रहा है, ज्यादा आप उसको नवाज इस वजह से रहें कि वो आपके आगे से आर्गू नहीं करता या फिर आप उसको लाइक करते हैं, फेवरेटिज्म है, आपकी ग्रुपिंग बनी हुई है, तो ये वो चीजें आ जाती हैं इस ऑब्जेक्टिविटी के अंदर। प्रेजुडिस होता है कि जैसे इसको अगर लफ्जी मायने देखे तो एक किस्म का तासुब है, तो किसी की बेसिस के ऊपर, बेसिस ऑफ कलर, रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, इसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो तासुब ना करें, ठीक है। जैसे तासुब में अगर हम यूरोप के अंदर प्रेजुडिस की एग्जांपल देखते हैं तो लाइक एक मुसलमान को देखा उन्होंने और उसके ने दाढ़ी रखी हुई है या वो मुस्लिम ड्रेस के अंदर है, तो एक बायस्ड ओपिनियन कायम हो जाती है, पीपल बीइंग प्रेजुडिस, ठीक है, कि दे आर द बैड पीपल, ठीक है, एंड समहाउ समटाइम्स दे लेबल देम एज ए टेररिस्ट, ठीक है। तो दिस इज अ प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो जॉब उसकी है, ड्यूटी वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑयल कंपनी के अंदर हमारे पास बाज ऐसे लोग आते थे जो कि ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से ऑब्लाइज्ड होते थे, जो कि अनएथिकल है, और वो इतने क्वालिफाइड भी नहीं होते थे, लेकिन वो सैलरी
जो हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हीं के इक्वल ले रहे होते हैं। तो ये चीजें अनएथिकल है, ये प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगी तो प्रॉपर एचआर आप मैनेज नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताया, जैसे कि हमारे उसके अंदर आया था कंपनी के अंदर, कंपनी की रिपोर्ट जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसका कंप्यूटर का डाटा, प्रोजेक्ट का डाटा, वो आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। वो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर, ये एटिकेट्स हैं जो वर्क प्लेस के अंदर आप रखते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट है, कर्टियस कंडक्ट है, रिस्पेक्ट टू अदर है, डू द जॉब ऑनेस्टली एंड रिस्पॉन्सिबली, ये सारा प्रोफेशनल बिहेवियर है। जैसे मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए थे लम से, ठीक है, और वो कॉन्टेक्ट की बेसिस के ऊपर आए, ठीक है, और उनसे ये पूछा गया कि अगर डॉक्टर साहब आप आते हैं तो आपको एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हम क्या कर सकते हैं, और श्योरली आप आएंगे लाहौर से, लम से, और आपने हमें ट्रेनिंग देनी है, और ट्रेनिंग भी आप मुफ्त में दे रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट आपको जो है ना कोई मॉनिटरी आपको दें, ठीक है, इसके अगेंस्ट अपनी खुशी से, बिकॉज यू आर नॉट क्लेमिंग फॉर इट। तो उन्होंने बताया कि दैट्स अ प्रोफेशनल बिहेवियर। उन्होंने बताया कि लम्स के अंदर ये पॉलिसी है कि अगर आप अपने जाती ताल्लुकात की वजह से भी लम्स के बाहर जाते हैं और कोई आप ट्रेनिंग देते हैं, तो आप 10,000 रुपए से ऊपर पैसे नहीं ले सकते, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ पैसे हो। और अगर आप कोई गिफ्ट भी लेते हैं तो उसकी मालियत भी 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रोफेशनल एथिकल बिहेवियर है, ठीक है। ऐसा बिहेवियर ना हो जो कि डिस्क्रेडिट करे इंस्टीट्यूट को, जैसा कि मैंने डीएचएल की एग्जांपल दी, जोमेटो की एग्जांपल दी, ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर था उनका। और डिस्क्रेडिट टू द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट को क्या हुआ, डीएचएल की शेयर प्राइस फेल हो गई, जोमेटो का बिजनेस डाउन हो गया। एंड आई डोंट नो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कि नहीं है, कि उनकी शेयर प्राइस की क्या वैल्यू है, लेकिन जोमेटो के ऊपर लोगों का ट्रस्ट जो है वो काफी कम हो गया। जैसा ऐसे ही है उबर ईट्स है, ठीक है, जोमेटो है, फूड पांडा है, यहाँ पे चीते है, ईट मुबारक है। तो अगर इनका एम्प्लॉय जो है वो उसकी वीडियो वायरल हो जाए कि वो पैकेजेस खोल के उसमें से फूड कंज्यूम कर रहा है और दोबारा उनको पैक कर रहा है, तो ये श्योरली जो है वो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। और अगर वो जैसे जोमेटो का आया, यहाँ पे फूड पांडा के बाइक के ऊपर है और उसने फूड पांडा का जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उसके बैग पे बैग भी जो है फूड पांडा का है, तो श्योरली ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि अकॉर्डिंग विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड वर्क शुड बी डन। टेक्निकल स्टैंडर्ड क्या है, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेंचमार्क होते हैं, सेट स्टैंडर्ड होते हैं, उन स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि आपने क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी को जो है मीट करना है, इससे लेस क्वालिटी वाली चीजें आपने नहीं बनानी है। फिर वो जब उनका प्रोडक्ट बन के आता है तो उनके पास लैब है जिसमें वो लैब को चेक करते हैं। अगर किसी ने यूपीएस बनाया है तो जिस कंपनी का है उसका एनआई अप्रूव करेगी। ये आगे हम टीक्यूएम के अंदर भी पढ़ेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, के ये अथॉरिटीज हैं जो बेंचमार्क जो बने हुए सेट स्टैंडर्ड हैं उनको कंप्लायंस करती हैं कि उनको कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उनके सेट स्टैंडर्ड होते हैं कि ये स्टैंडर्ड है। अगर बताऊं कि बात आई है अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की, तो जैसे आपने इस वायर को जो है उस वायर को यूज करना है जिसका कॉपर अबव द 90% है, क्योंकि अच्छी कॉपर वाली वायर जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं करती, और फ्लक्चुएशन जो है वो फायर कैच नहीं करती है। यूज होगी उतनी लेस फ्लक्चुएशन होगी और उससे जो है वो आग के थ्रेट और उसके जलने के थ्रेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना है, जो कि आपको सम टाइम आपके वॉच डॉग्स, आपके अथॉरिटीज की तरफ से जिसके अंडर आप आते हैं, दिए जाते हैं, आपने उनको मीट करना होता है, ठीक है। जैसे पानी की कंपनीज हैं, उनको पानी के स्टैंडर्ड्स हैं जो दिए जाते हैं, PSQCRW, आई बिलीव दैट्स एग्जैक्टली मुझे नहीं है, लेकिन यही है कि वो जो अथॉरिटी देखती है पानी के स्टैंडर्ड्स को, तो वो उस लिहाज से उनको कंप्लायंस करना पड़ता है। तो ये आपके प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना होता है। तो ये सारा एथिकल से रिलेटेड है। दीज आर द थिंग। आगे पैन ने सजेस्ट किए 2 अप्रोचेस टू मैनेज द एथिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज द कंप्लायंस बेस्ड,
अगर आप सेकंड को देख लें पहले, कंप्लायंस बेस्ड सिस्टम यूज लीगल टर्म्स, ट्रेनिंग, रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। ये वो चीजें हैं जो कि सेट स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करना है। अगर आपने कंप्लायंस नहीं की, ठीक है, कंप्लायंस का मतलब होता है तामील, ठीक है, किस चीज की तामील? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो नहीं किया तो आपको पेनलाइज करेंगे। A compliance-based code of ethics is developed to ensure that the business and its employee comply with all laws and regulation in an appropriate manner. ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, आपने उनको पेनलाइज करना है अगर वो कंप्लायंस नहीं करते कंपनी की लॉ से और रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, इसके कंपेयर टू जो अदर आता है इंटेग्रिटी बेस्ड एथिक्स, मैंने स्लैश वैल्यू बेस्ड लिखा है क्योंकि इसको हम वैल्यू बेस्ड भी कहते हैं। आपकी बुक में इंटेग्रिटी बेस्ड लिखा है लेकिन दैट्स अ वैल्यू बेस्ड। इसके अंदर क्लास अंडरस्टैंड कर लें, जैसे कि कंप्लायंस में कोहर्जन है, फोर्सफुली आप उनको इंप्लीमेंट करवाते हैं कि आपने इन लॉज एंड रेगुलेशन को ओबे करना है जो कंपनी के हैं। लेकिन इंटेग्रिटी बेस्ड के अंदर कोहर्जन नहीं है। द वैल्यूज बेस्ड, सेकंड को मैं पढ़ूंगा, बेस्ड सिस्टम रिलाइज अपॉन सेल्फ पॉलिसिंग एंड मोटिवेशन रेदर देन कोहर्जन। ठीक है, कि आपने जबरदस्ती नहीं करना, लोग खुद से मोटिवेटेड हों और इन सारी चीजों को कंप्लाई करें। ठीक है, कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा हो कि लोग अगर अनएथिकल कंडक्ट करें तो वो खुद से इटसेल्फ गिल्टी फील करें। ठीक है, और वो अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ना करें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर भी हो, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को भी वो देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑर्गेनाइजेशन की रखें, अपनी जॉब प्रोफेशनली करें, देनतदारी से करें, ये सारी चीजें। An integrity-based approach to ethics management combines a concern for the law with an emphasis. Law तो है, कानून है, लेकिन emphasis on managerial responsibility for ethical behavior. ठीक है, कि ये मेरी responsibility है कि ये मैंने काम करना है, टाइम पे आना है। तो ये ना हो कि डंडी मारें और टाइम लेट आ जाए लेकिन बताएं नहीं सर मैं तो टाइम पे आया था, आप चेक कर लें, ये वो। Where there is a biometric, वो तो चेक हो जाएगी, लेकिन जहां पे आपका मैनुअल अटेंडेंस है तो वहां पे। लेकिन जो इंटेग्रिटी बेस्ड है और जो वैल्यू बेस्ड है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मस्ट है कि वो खुद से इन चीजों को कंप्लायंस करे और खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड हो के वो टाइम पे ही आए। अगर वो लेट आता है तो वो बता दे क्लियरली। ठीक है, तो ये दो पेन ने सजेस्ट किए अप्रोचेस to manage the ethics in the organization. One is the compliance और second is the integrity. दोनों important है। ठीक है, आप compliance set rules भी कर लें लेकिन उन rules को forcefully ना करें, बल्कि employees को ऐसे motivate करें कि वो उन सारे rules को जो कंपनी की policies है उनको वो follow करें। ठीक है, that's the end of the chapter 14 and also the part of the HRM का जो part है आपके enterprise management के अंदर चैप्टर 13 एंड 14, वो दोनों यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 14 खत्म किया है तो आई विल क्विकली समराइज दिस कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा, क्योंकि हमारा ये पार्ट भी सारा जो है वो खत्म हो चुका है। तो अगर हम इस चैप्टर 14 को देख लें, ये पहली स्लाइड है क्लास, आप पढ़ भी लें, देख लें एक मिनट। इसके अंदर हमने जो इसके ऑब्जेक्टिव थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो ये हैं, चार्ट डाउन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, जो कि ऑलरेडी चैप्टर 13 के अंदर मैंने कवर करवा दिए थे। वजह ये थी क्योंकि वो इंट्रोडक्शन था। चैप्टर 13 वाज द फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो दैट्स व्हाई उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दे दी थी। फिर एचआर प्लान क्या होता है, प्लानिंग क्या है, एचआर मैनेजमेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, अप्रेजल, ये हमने देखा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अप्रेजल, और जो आज का आखिरी टॉपिक था वो एथिकल बिहेवियर आज हमने किया है, और अप्रेजल के मैंने आपको रिवीजन भी करवा दी है। ये हमने देखा था पर्सनल और एचआर में फर्क क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें, प्रोसेस की 5 स्टेजेस हमने की थी, 1 by 1। ठीक है, फिर हमने देखा था प्रोजेक्ट बेस्ड और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं जो हमने देखे थे 2, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड फिर ऑथर ने
जो है वो HR साइकिल बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, अप्रेजल, टर्मिनेशन। although not very concerned with these two structure, but एक स्ट्रक्चर का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिपिकल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बेस्ड और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स साइकिल के अंदर ये देख लें, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, इंडक्शन है, अप्रेजल और टर्मिनेशन है। ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर भी है, और आखिर में क्या है, एथिकल, जो आज का टॉपिक है। इसमें हमने रिक्रूटमेंट पढ़ी, और रिक्रूटमेंट के अंदर हमने रिक्रूटमेंट के प्लान के अंदर देखा जो एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और सोर्सिंग द कैंडिडेट। एनालिसिस क्या है वो देखा, डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब पर्सन स्पेसिफिकेशन क्या है, और सोर्सिंग द कैंडिडेट ये हमने देखा। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन का टॉपिक था, इस वजह से मैंने फर्क बताना चाहा कि क्या है। रिक्रूटमेंट आप अट्रैक्ट करते हैं सूटेबल कैंडिडेट को कि वो अप्लाई करे, अप्लाई करने के बाद का सारा प्रोसेस क्या आता है, सिलेक्शन आता है, ठीक है। और ये सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, 5 जो हमने देखे, और इनको एक एक करके हमने डिटेल में देखा। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, और सम टाइम एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होता है और सम टाइम CV होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ CV, ठीक है। लेकिन काफी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2-2, 3-3 पेजेस के लंबे एप्लीकेशन फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन इंटरव्यूज हैं, ठीक है। इंटरव्यू ऑप्शंस आर एज फॉलोज। ये इंटरव्यूज कौन कौन से हैं, किस लिहाज से, ये हमने डिटेल में देखे थे। टेस्टिंग क्या है, असेसमेंट सेंटर क्या है, और रेफरेंसेस क्या है, ठीक है। रेफरेंसेस का पाकिस्तान के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में भी आता है कि रेफरेंस होता है तो जॉब मिलती है, ठीक है, ऐसा होता है। देखिए, कंपनी का एक चीप वे ऑफ हायरिंग है। कंपनी को सस्ता पड़ता है कि अगर वो करंट एम्प्लॉयज को या विद इन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिसाइज करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आपके कोई है जानने वाला और अच्छा आदमी है तो हमें दे दे। और समटाइम एक आदमी हायर कर रहा है तो वो लोकल को कह देते हैं और देखते हैं कि अगर कोई है तो आप उनको बता दें, तो इसके थ्रू भी हायरिंग होती है। एंड दिस इज प्रोफेशनल, दिस इज नॉट लाइक उसका रेफरेंस है। अब उस रेफरेंसिंग के बाद क्या होता है कि कंपनी खुद से उसको चेक करती है, अगर वो उनके मयार के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा उतरता है तो वो हायर करते हैं, एल्स नहीं है। अच्छा, जो दूसरा रेफरेंस, जैसा मैंने बताया कि ओगरा है, हमारी कंपनी ऑयल की थी और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर हम आते थे, और OGDCL के अंदर भी हम आते थे। OGDCL क्योंकि हम प्रोजेक्ट करते थे काफी, तो अगर वहां से कोई एक सिफारिश करता है, एक रेफरेंस करता है, और एक अनकॉम्पिटेंट आदमी को लाजमी वो कह देता है कि आप इसको रखें, तो दैट्स रियली बैड, एंड दैट्स हैपनिंग एज वेल। ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि अभी सिंध का आजकल जो है वो 18वीं तरमीम का जिक्र है, और उसके अंदर सिंध की हुकूमत की प्रोग्रेस के बारे में बात है, तो जो क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल हायरिंग हुई है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिस्टम नहीं है, म्यूनिसिपलिटी का भी कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं है। क्यों? कि वहां पे सिफारशी लोग, रेफरेंस से, और पॉलिटिकल हायरिंग हुई है। दैट्स बैड थिंग। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेफरेंस है, लोगों को रेफर करते हैं, और आपका दोस्त आपको बताता है जॉब आई है, आप अप्लाई करो, या मुझे दो CV में फॉरवर्ड करता हूँ, दैट्स नॉट अनएथिकल, दैट्स रियली ओके विद इट, ठीक है। और ये चीज अपने एक जहन से एक निकाल दे माइंड से कि सिर्फ सिफारिश पे ही मिलता नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सिफारिश पे नहीं मिलता, ठीक है। आप अगर जाएं तो आपकी कॉम्पिटेंसी के बेसिस के ऊपर भी आपको जॉब्स मिलती हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रेफरेंस कोई रेफर कर देता है आपको, और फिर आप इंटरव्यू में भी पास होते हैं, टेस्ट में भी पास होते हैं, तो दैट इज ओके। अच्छा, फिर इंडक्शन है। आफ्टर हायरिंग जो ट्रेनिंग है, उसके बाद का जो सारा प्रोसेस है वो इंडक्शन कहलाता है। उसके फायदे होते हैं, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए हमने देखा है, गुड इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर। फिर ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग ओवरऑल सब की है, डेवलपमेंट इंडिविजुअल नीड्स को देख के हम करते हैं, ठीक है। फायदे क्या है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर उसके अंदर जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस की स्टेजेस हमने देखी थी। 5 स्टेजेस इसकी भी हैं। ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग देना, प्लान करना, डिलीवर करना, एवेल्युएट करना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ट्रिक बाय ट्रिक एवेल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग हमने देखा था, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा मेथड है ये इसका, और बाकी ये चीजें हमने इन स्टेजेस के अंदर डिस्कस भी की है। और ये अगेन उसी से क्रिकपैट्रिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग वैल्यूएशन हमने देखा था, ठीक है। ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स को और आप ग्रुप को। एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल बहुत जरूरी है, एक्सपेरिमेंट से लर्न करना, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट का इंडस्ट्रियल एजुकेशन ट्रिप के बारे में बात करता हूँ,
दैट्स द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लर्निंग स्टाइल्स हमने देखे थे, एक्टिविस्ट, रिफ्लेक्टिव, थ्योरिस्ट एंड प्रैग्मेटिस्ट। आप देख लें आप किस तरफ फॉल करते हैं, क्या कुछ है, और इन्हीं स्टाइल्स के फायदे भी हमने यहाँ पे देख लिए थे। मैं आपको कहूँगा, एडवाइस करूँगा, काइंडली ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिए और अपनी सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आप किस में फॉल करते हैं। आइदर यू आर एक्टिविस्ट, रिफ्लेक्टर, थ्योरिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, यू नो योरसेल्फ बेटर, रैशनल और फेयर, आप अपनी जजमेंट और देख लें, कर लें, और अपने एक्सपीरियंस से जो प्रीवियस आपके हुए और बता दें कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं। आप अपनी असेसमेंट लाजमी करें। अप्रेजल फिर हमने देखा था, बेनिफिट ऑफ अप्रेजल, अप्रेजल के क्या फायदे होते हैं। अप्रेजल के हमने 6 स्टेज प्रोसेस भी देखा था कि अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करते हैं। अप्रेजल इंटरव्यू, ये आज के रिवीजन भी थी पुराने लेक्चर की, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, मस्ट डूज क्या है इंटरव्यू के, एक्शन प्लान क्या है, और राइट अप उसके आखिर में आपने करना है, फिर फॉलो अप है, और अप्रेजल के ये बैरियर्स हैं, और कैरियर डेवलपमेंट इन अप्रेजल, एथिकल इश्यूज ये आज हमने देखे। और इसके बाद दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 14 एंड HRM पार्ट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मार्केटिंग करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल से हम स्टार्ट करेंगे, मार्केटिंग देखेंगे। एक चीज बिफोर टेकिंग द क्वेश्चंस मैं बताता चलूं, जिले अब्बास की कल कॉल आई थी, कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ईद के बाद ही जो HR से रिलेटेड है हम करेंगे। चैप्टर 13 एंड 14 की ऑनलाइन क्वेश्चन जो है वो मैं देख लूंगा क्या टूल, क्या मेथड यूज करूंगा। एक क्लास मार्कर है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज करता हूँ, जहाँ पे आप MCQs अटेम्प्ट करेंगे, उसके थ्रू ही मैं देख लूंगा कि क्या है। क्लास मार्कर के थ्रू आपका टेस्ट ले लूंगा, लेकिन दैट वुड बी आफ्टर द ईद ब्रेक, ठीक है। ईद ब्रेक के नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीक के अंदर ये आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। आज टाइम नहीं है, वरना आज भी इस चैप्टर 14 के क्वेश्चंस हमने करने थे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ये चीज एक एज ए इन्फो है, जिले अब्बास ने बता दिया होगा, जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए बता रहा हूँ कि आपके जो MCQs के टेस्ट है वो इंशाल्लाह ईद के बाद होगा, ठीक है। I'll take the questions. जिले अब्बास, आपकी कोई बात समझ नहीं आई। गूगल से सर्च में एथिकल इशू हमें कंपनी का सूट कर, एथिकल इशू, यस वी आर डीलिंग। थैंक यू जिले अब्बास, आपने सबको बता दिया था, चले जिनको नहीं पता लगा उनको पता लग गया होगा। अच्छा, गूगल से आई डिडंट अंडरस्टैंड के एथिकल इश्यूज, वी आर डीलिंग विद एथिकल इश्यूज। मोस्टली जो इस टॉपिक के अंदर आपकी बुक में लिखा हुआ है, दे आर मोस्टली कंसर्न विद द इनसाइड इश्यूज। जो एथिकल इश्यूज जिसके अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय ने कैसे एथिकली बिहेव करना है वो है। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इमेज के बारे में बताया कि ओवरऑल इमेज के अंदर जो है वो जैसे नाइकी है, उसके अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से नाइकी के कोई बहुत से लोगों ने बैन किया, ठीक है। अब जैसे अक्सर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, तो बाहर तो ये होता है कि एक कंपनी ने अगर उसकी एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो लोग सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि ये अच्छी एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, फैक्ट्री वेस्ट इनका नहीं है, चाइल्ड लेबर यूज नहीं कर रहे, ये जो है वो जानवरों को या ओवरऑल जो इनकी बिजनेस की प्रैक्टिसेस हैं उनको वो प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं और फेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो लोग सिर्फ इस बेसिस के ऊपर भी जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो कोर्स के अंदर मोस्टली दे आर डीलिंग विद द एथिकल इश्यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जमील अब्बास पूछ रहे हैं, पेन की अप्रोच के अंदर भी जो इंटेग्रिटी बेस्ड और जो वैल्यू बेस्ड है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड है और कंप्लायंस बेस्ड है, वो दोनों भी ऑथर ने डिस्कस किए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल जैसे नेस्ले की होगी और DHL की होगी और जोमेटो की है, ये देखें ये सारा इम्पैक्ट क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल के जो प्रोफेशनल बिहेवियर सही नहीं था और उसके इंडिविजुअल के सही प्रोफेशनल बिहेवियर ना होने की वजह से ओवरऑल कंपनी का इमेज डिस्क्रेडिट हुआ, तो फिर उस इमेज का भी इम्पैक्ट होता है। तो दैट्स व्हाई ये DHL, नेस्ले, जोमेटो इनके एग्जांपल्स, और कि अगर ये प्रोफेशनल बिहेवियर सही नहीं होगा तो कंपनी भी डिस्क्रेडिट होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आप दोनों देख सकते हैं इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। जैसे कि पेन की अप्रोच जमील अब्बास का अगर मैं आंसर करूं, तो जमील अब्बास अगर हम कर लें, जो पहला था कंप्लायंस बेस्ड, कंप्लायंस से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सुबह आने का टाइम कंपनी का 9 बजे है, लोग 9 बजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे,
5 बजे जाना है, 5 बजे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, 1 से 2 की ब्रेक हो रही है तो 1 से 2.5 तो नहीं ले रहे, 3 तो नहीं ले रहे, ये सारी कंप्लायंस है। ठीक है, वन ऑफ द एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कंप्लायंस की। प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम पे सबमिट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, इनकी मंथली जो है वो लीव 3 दिन बनती है, 3 दिन से ज्यादा तो नहीं ले रहे, तो ये सारी कंप्लायंस है। जब आप उनको देखते हैं तो फिर आप फोर्सफुली कहते हैं कि नहीं आपने ऑलरेडी छुट्टियां की, आपकी चौथी जो छुट्टी की उसकी सैलरी कटेगी। जो दूसरी जमील आप पूछ रहे हैं पैन की अप्रोच, वो क्या है, इंटेग्रिटी बेस्ड, वैल्यू बेस्ड। आपने ये काम तो किया लेकिन आपने देखा फिर भी एम्प्लॉयज टेक केयर नहीं कर रहे, तो आपने फिर ऐसा कल्चर बनाना है जिसके अंदर से लोग सेल्फ मोटिवेटेड हों कि हाँ भाई 3 छुट्टियां हैं तो 3 से ज्यादा नहीं कर रहे, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, अपनी जॉब जो है प्रोफेशनली कर रहे हैं। लेकिन डीएचएल के वो सारे 3-4 एम्प्लॉयज, उनको कोई भी नहीं देख रहा, तो अब वो क्या कर रहे हैं, कंप्लायंस नहीं कर रहे। अच्छा, जोमेटो वाले को कोई नहीं देख रहा, वो इसी तरह गली के अंदर रुका है, रोड पे रुका है, दो वीडियोस उनकी आई और उसने कहा अभी तो कोई नहीं देख रहा, गली के अंदर रुका, उसने आगे पीछे देखा कोई भी नहीं देख रहा क्योंकि वीडियो ऊपर घर की विंडो से बनाई गई। और उसने क्या किया, उसने निकाली फूड और खाना शुरू हो गया। तो ये कंप्लायंस के अंडर नहीं आ रहा है, ये किसके ऊपर आ रहा है, इंटेग्रिटी बेस के ऊपर आ रहा है, वैल्यू बेस्ड। तो उसकी प्रोफेशनल बिहेवियर सही नहीं था, उसकी सेल्फ इंटेग्रिटी, दयानतदारी नहीं थी, इंटेग्रिटी इज दयानतदारी, तो फिर उसने ये एक्टिविटी की। इसी तरह से डीएचएल के वो एम्प्लॉइज जो के पार्सल्स को फेंक रहे थे, वो क्या थी, वो इंटेग्रिटी बेस नहीं थी और उनको पता था अभी कंप्लायंस नहीं है, कंप्लायंस नहीं हो रही, अभी हमें कोई भी नहीं देख रहा, सुपरवाइजर सामने मौजूद नहीं है, तो जो जूनियर स्टाफ है वो उसके साथ खेलना शुरू हो गए, गिर रहा है दोबारा फेंक रहे हैं, गिर रहा है दोबारा फेंक रहे हैं और किक मार के पार्सल आगे पास कर रहे हैं, तो वो क्या इंटेग्रिटी बेस नहीं है। तो ये दोनों बहुत जरूरी है, कंप्लायंस भी होनी चाहिए और इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए। अच्छा जी, चैप्टर मलिक मोहसिन, चैप्टर कंप्लीट मैंने अपलोड कर दिया है क्लास, अगर आप अपनी ड्राइव पे देखें तो मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट की सारी बुक्स और एक बुक भी जो है, बुक मेरा ख्याल अभी तक अपलोड नहीं किया है मैंने, स्लाइड्स मार्केटिंग मैनेजमेंट की, एक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, मैंने वो सारी शेयर कर दी है। ऑल्दो ये सारी आपको जरूरत नहीं होंगी, जैसे मैनेजमेंट की भी मैंने स्लाइड्स और मैनेजमेंट की बुक भी मैंने आपको सेंड कर दी है, मैंने आपको एचआर की भी जो है वो बुक सेंड कर दी है, ऑल दो सारी बुक जो है वो आपके काम की नहीं है। इसी तरह मार्केटिंग की और स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी हैं ड्राइव के ऊपर, और ये जो चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक की सारी स्लाइड्स जो हैं आपने, तो मैं मार्केटिंग की स्लाइड्स एंड बुक 14 की आज तक कंप्लीट स्लाइड्स हैं। अच्छा ठीक है, और मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन है कि नहीं, लेट मी सी, स्क्रॉल डाउन। ज़ैनब ये लोकल कोऑर्डिनेशन से आप पूछ लें कि क्या स्केड्यूल है, ठीक है। आयशा 13 एंड 14 चैप्टर्स यस, दोनों अपलोड मैंने कर दिए हैं, दोनों आपके उसके ऊपर ड्राइव के अंदर मौजूद हैं और फुल चैप्टर्स जो कर लिए। एजाजुल्लाह कंप्लायंस बेस्ड आपने पूछा है, अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, क्योंकि मैंने जाली अहमद आई विल कम टू यू, लेकिन एजाजुल्लाह अगर कंप्लायंस बेस्ड अगर आपने देख समझ गए तो जस्ट गिव मी अ यस, ठीक है कि समझ गए, क्योंकि मैं भी जब आपने क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद ही ये समझाया है, ठीक है। जमील जाली, ओके जाज, थैंक यू। रेहाना आज नहीं हो सकी प्रैक्टिस, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कर देंगे। एडिशनल फैजान अगर आप देख लें कि एडिशनल जो है वो क्या है, ठीक है, आपके बुक के अंदर जो चीजें हैं मोस्टली दैट्स अ बेंचमार्क, ये ऑल्दो बना हुआ है, और हम जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स हैं उन्हीं की प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, वहां से भी हमें पता लग जाएगा कि ऑलमोस्ट मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने तो देखा कि 90-95% या इससे ज्यादा जो क्लास बेस्ड एग्जाम्स मैंने करवाए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में इससे पहले करवाता रहा हूँ, खैर उसमें तो हमारे पास लैब मौजूद होती है, स्टूडेंट मौजूद होते हैं और फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हम वहाँ पे कर लेते हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए।
तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, व्हाट आई सी कि जो हमने पढ़ा है, लाइक अगर 13-14 पढ़े हैं तो इसी में से आपको जो है वो क्वेश्चन आएंगे, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है, उसी से रिलेटेड सारे होंगे। अच्छा देखिए, ऑब्जेक्टिविटी के अंदर यहाँ पे आसिम जहूर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी है, मैं कोशिश करता हूँ सारे मैं करूँ, क्योंकि टर्म पर टाइम का भी क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ पे एथिकल गाइडलाइन ही है आज का, उस लिहाज से। तो एथिकल गाइडलाइन में आसिम जहूर अगर ऑब्जेक्टिविटी बताएं तो श्योरली ये बायसनेस है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, व्हाइल वर्किंग विद अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है। देखिए हमारे एक पहले मैनेजर थे, ठीक है, जब वो मैनेज करते थे डिपार्टमेंट को तो उन्होंने बड़ा ही जो है वो पॉलिटिक्स नहीं रखी, कोई ग्रुपिंग नहीं की, ठीक है, और अगर मेरिट के ऊपर फैसला करते थे और जो गलत होता था उसको जो है वो पेनलाइज भी करते थे और उसको रियलाइज करवाते थे कि आपने गलत काम किया। फिर व्हाइल वर्किंग देयर हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजर चेंज हुए, दूसरे वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, और जो अब बॉस आए थे उन्होंने क्या किया कि उनकी जो फेवरेट के, जो पसंद के माइंड मैचिंग, ठीक है, जो माइंड मैचिंग के लोग हैं, उनका एक ग्रुप बन गया, और विद इन 2-3 मंथ्स के बाद पता लग गया कि ये बॉस के फेवरेट लोग ये 2-3 हैं, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी के अंदर उस डिपार्टमेंट में 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, तो अब पूरी उस डिपार्टमेंट का कल्चर खराब हो गया। ये 2 लोग काम भी नहीं कर रहे, ठीक है, शिकायतें भी लगा रहे हैं, लेकिन बॉस की नजर के अंदर और बॉस के आगे उन्होंने इंप्रेशन अच्छा बनाया हुआ है और बॉस के वो फेवरेट है ड्यू टू माइंड मैचिंग, या फिर उनके जो है वो इंटरेस्ट सेम है। बॉस क्रिकेट का शौकीन है तो वो भी हैं, बॉस फुटबॉल का शौकीन है तो वो भी हैं, ठीक है, बॉस की अगर फोर्स पॉलिटिकल एफिलिएशन है, बॉस नून लीग का है तो वो भी हैं, बॉस पीटीआई का है तो वो भी हैं। तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती है इसके अंदर। हमने बताया कि आप बायसनेस नहीं है, तो अब जब वो आ गया तो उसकी बायसनेस आ गई। जब कोई काम होगा, कोई डिसीजन भी होना है तो वो बॉस उसकी तरफ बायस होगा। दूसरी चीज आती है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस होता है किसी बंदे को देखना और उसके बारे में राय कायम कर लेना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। अगर पाकिस्तान के अंदर हम देखें, दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं एग्जांपल ऐसी देना भी नहीं चाहता, लेकिन जैसे है कि पाकिस्तान के अंदर लाइक सिंधी, पंजाबी, बलोची, और इसकी बेसिस के ऊपर प्रेजुडिस कायम हो जाता है कि ये लोग ऐसे हैं, ये फलाने लोग ऐसे हैं। तो जब ये चीजें कायम हो जाएंगी तो फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को डिसएडवांटेज है, उसका एडवांटेज नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिविटी होगी, रैशनल कॉम्पिटेंसी की बेसिस के ऊपर फेयर डिसीजन होंगे, तो कंपनी को फायदा ही फायदा है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी एथिकल कि आप ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करें, बायसनेस ना हो, फेवरेटिज्म ना हो, ग्रुपिंग ना हो, और प्रेजुडिस भी ना हो। प्रेजुडिस का सिंपल वर्डिंग में लफ्ज के जो लफ्जी मायने है वो तासुब है, ठीक है। तो किसी से सुबाइयत की बेस पे, एथनिसिटी की बेस के ऊपर, लैंग्वेज की बेस के ऊपर तासुब ना किया जाए। अगर आप करेंगे तो उसका फायदा कंपनी को नहीं होगा। जैसे कि हमने आप सिनेरियो के अंदर आपके पढ़े थे 2 चीजें, इसमें ऑथर कहता है कि हाँ बंदे तो निकालने हैं, लेकिन ये फील ना हो कि सारे एशियंस और ब्लैक को हमने निकाला। और आपकी इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हाउएवर, ठीक है, जब आप ऐसे बंदे निकालेंगे तो आप कंपनी के अच्छे लोगों को भी लूज कर रहे हैं। तो जब आप अच्छे लोगों को लूज करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज तो कंपनी को ही होगा। लेकिन क्या बॉस ने क्या किया, प्रेजुडिस किया, तासुब किया, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को निकाल दिया, और स्किन की बेसिस के ऊपर, कलर की बेसिस के ऊपर ऐसा होता है, ठीक है। बायस, बायस BIAS, बायसेस, ठीक है, आपकी ओपिनियन बायस्ड होती है, लाइक बायस ये दैट्स द BIAS, बायस, ठीक है। बायस का मतलब है जैसे कि अगर अ पर्सन इज फेवरिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तो उस पार्टी का स्याह सफेद जो कुछ भी है उसको नहीं, उसकी जो अगर कोई स्याह चीज भी है तो वो उसको सफेद नजर आ रही है, ठीक है। तो ये उसकी बायसनेस है।
और वो गलत सोचना भी नहीं चाहता, और अगर उसने कोई गलत एक्शन भी लिया है तो उसको भी वो जस्टिफाई करेगा कि नहीं ये इसका एक्शन जस्टिफाइड है, इसने सही लिया है, तो ये बायसनेस कहलाती है। ठीक है, नहीं HRM है, इसमा शहजादी HRM के ही चैप्टर नंबर 13 एंड 14 की, और HRM के हमने ये 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। ठीक है, जब तक टाइम मिलता है। खैर लेट मी सी, मैसेज तो नहीं आ गया कि वी हैव टू लीव, देन मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ। एक मिनट क्लास, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, I will take your question. Let me stop share my screen. अच्छा, ठीक है, I'll come back to the questions. अच्छा, बायसनेस का क्लियर हो गया, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ पे एक हैंड रेज हुआ था, मैं कहा हम टाइम को कैपिटलाइज कर लें, जो एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलते हैं उसमें एक, अभी स्टूडेंट आप में से एक हैंड रेज हुआ था, मकसूद अहमद, मकसूद, लेट मी फाइंड आउट योर क्वेश्चन। मकसूद, एरम, आसी, इसमें मकसूद आपका क्वेश्चन कोई नहीं मुझे मिल रहा। आप मलिक मोहसिन, असदुल्ला, अशरफ, एरम शहजादी, अब्बास, नहीं आपका क्वेश्चन नहीं है। मकसूद को क्वेश्चन सेंड करें या दोबारा से सेंड कर दें, विंडो के आखिर में आ जाए। मैं ऊपर तक स्क्रॉल किया, आपका क्वेश्चन मुझे कोई नजर नहीं आया। अच्छा, ये जो एनोनिमस अटेंडेंट पार्ट टाइम, ये पार्ट टाइम होगा, पार्ट टाइम एनोनिमस अटेंडी। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। ये पार्ट टाइम तो नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है क्लास दैट्स एन एनोनिमस अटेंडी अगर आपको फर्दर हुआ तो पार्ट टाइम है या पार्ट टाइम है, काइंडली मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद हम मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अशफत खान, ठीक है, सीवी के ऊपर मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं सेमिनार करवा चुका हूँ और मैं स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था, और हाउ टू राइट अ सीवी, ठीक है, एंड कवर लेटर, उसके बारे में अपनी प्रेजेंटेशन में आपको श्योरली बहुत पहले मैंने दी थी, मैं शेयर कर लूंगा, और आपको सीवी के बारे में बता दूंगा कि क्या कुछ है। कुछ नोट्स होंगे तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा अशमत खान, अगर क्लास में हुआ तो इट्स नॉट वेरी शॉर्ट, कि इतनी जल्दी में एक लेक्चर पूरा इसमें है जो कि नॉट पार्ट ऑफ द स्टडी, लेकिन ये कि मैं आपको नोट्स सेंड कर लूंगा।
कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपने सीवी बनानी है, या मैं आपको फर्दर कुछ सैंपल सीवी के दे दूंगा जिसको आप देख सकते हैं, गाइड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो वो आप उस लिहाज से उसको जो है चेक कर लें, देख लें, उसके बाद मुझे सेंड कर दें और फिर मैं फर्दर करेक्शन उसमें से कर लूंगा। ये एक मैं कर दूंगा। अब मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है, आप उससे जो है वो फर्दर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरे से। चलें जी क्लास, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द कोऑर्डिनेशन, फॉर गिविंग अस एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फहद साहब, मैं क्लोज करता हूँ एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। ओके जी क्लास, थैंक यू, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।